नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में प्रयोगवादी काव्य या नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाओं को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के तथा प्रगतिवादी चेतना इन्हीं की दोनों में समान रूप से विद्यमान रामधारी सिंह दिनकर जी की सभी रचनाओं को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। और इस ही वीडियो में आप प्रगतिवाद के अंतर्गत जो 4 सप्तक हैं उन सभी 4 सप्तक के कवि और उनकी सभी रचनाओं को भी हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें और वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आपको लाभ मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। बात करें रामधारी सिंह दिनकर जी की तो इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई। अब इसे कैसे दिमाग में रखें कि दिनकर का जन्म 1960, मृत्यु 1974 में, ठीक है ना। और आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि दिनकर का मतलब होता है सूर्य, है ना। तो एक मोटा मोटा क्लू बनाइएगा कि सूर्य कब निकलता है। बोले सर सूर्य की बात करें तो सूर्य तो 8 बजे निकलते हैं। 8 फार जन्मता कब है सूर्य जन्मा 8 बजे सूर्य निकला और डूबा कब। बोले 7:04 पे सूर्य डूब गया। 7:04 पर डूब गया। तो 7:04 मतलब 74, है ना। 8 मतलब 1908 में। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जैसे आप देखते हैं ना कि क्या आपके अंतरिक्ष में एक सूर्य है और दूसरे साहित्य के सूर्य हैं। तो साहित्य के सूर्य मतलब दिनकर। साहित्य का दिनकर कब। बोले सर 8 में जन्मा था और कब। बोले सर 74 में मर गया, यानी कि 7:04 पर डूब गया। 7:04 पर डूब गया। बस ऐसे क्लू बना लीजिएगा कि दिनकर जन्म 8, मृत्यु 7:04 पर, यानी कि 8 बजे सूर्य निकलते हैं, दिनकर का उदय हुआ और 7:04 पर अस्त हो गया। ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों में विद्यमान है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि एक ऐसे कवि हैं जो कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों में विद्यमान है, ठीक है ना। और रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करें तो इन्हें समय का सूर्य कहा जाता है, ठीक है ना। तो टाइम ऑप्शन समय का सूर्य। और आधैर्य के कवि हैं, तो आधैर्य का कवि दिमाग में इसे भी रख लीजिएगा। तो देखिए अब समय का सूर्य का मतलब देख रहे हैं ना, हम लोग क्या करते हैं सूर्य को देखते हैं तो सूर्य को देख करके क्या करते हैं समय का अनुमान लगाते हैं। ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं कि दिनकर माने सूर्य को देखते हैं तो एक समय का अनुमान लगाते हैं तो समय का सूर्य हो गया। दूसरी बात आधैर्य का कवि क्यों कहा जाता है तो एक क्लू बना लीजिएगा कि आधैर्य बहुत ज़्यादा तपन हो, गर्मी हो तो व्यक्ति धैर्य खो देता है ना। और उफ बड़ी गर्मी है, ऐसा है वैसा है करके हम लोग क्या करते हैं छाँव ढूंढते हैं, हवा ढूंढते हैं, है ना। ऐसी कुछ युक्ति निकालते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सूर्य से आधैर्य का भी बोध होता है, इस कारण से आधैर्य के कवि हैं। क्लू है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य है। बस किसी तरह से आपको छोटे मोटे क्लू बना दिए जाएं जिससे आपके दिमाग में बातें अस्थायी रूप से बैठ जाएं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, जिसके लिए मैं आप सबके लिए समय निकाल करके थोड़ा बहुत जो कुछ भी मुझसे बन पा रहा है कर पा रहा हूँ। अब आगे दिनकर जी की प्रमुख कृतियों की बात करें तो इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नांकित हैं, जिनमें पहली कृति है रेणुका 1935 में, हुंकार 1939 में, रसवंती 1940 में, द्वंद्व गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में जो कि एक प्रबंध काव्य है। सामधेनी की बात करें तो 1947 में लिखी गई। रसमृति 1952 में खंड काव्य है। नीलकुसुम 1954 में, दिल्ली 1954 में और उर्वशी 1961 में जो कि एक नाट्य गीत है, गीत नाट्य है, ठीक है ना। परशुराम की प्रतीक्षा की बात करें 1963 में लिखी गई है। आत्मा की आंखें 1964 में, हारे के हरिनाम और धूप और धुआं 1951 में, नीम के पत्ते और अगली रचना है इतिहास के आंसू 1951 में, ठीक है ना। अब इन सभी रचनाओं को जिनकी संख्या लगभग 16 है, इन्हें कैसे दिमाग में रखा जाए बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन आज के बाद आप इन्हें चुटकियों में याद करेंगे, ठीक है ना। बात करें दिनकर की तो दिनकर माने होता है सूर्य, यानी कि दिन डूबने के पहले, है ना, समय के पहले आप कोई काम कर लीजिए,
ठीक है ना, यही जीवन का सार है। ठीक है ना, अगर समय पहले हम लोग तैयारी कर लें, अपने कोर्स को पूर्ण कर लें और इसके साथ ही साथ जितने भी टेस्ट वगैरह हैं उसको कर लें तो अच्छा रहेगा। तो दिमाग में ही रखिएगा कि दिनकर माने सूर्य डूबने के पहले क्या करना है। रेणुका कह रहे हैं कि रेणुका 3-5 ना करो, है ना, 3-5 ना करो, इधर उधर की बातें ना करो, व्हाट्सअप वगैरह सब बंद कर दीजिए। तो रेणुका को कहीं नहीं कहा जा रहा, सबके लिए कहा जा रहा है कि 3-5 ना करो, रेणुका 3-5 ना करो। 3-5 का मतलब 1935, ठीक है ना, रेणुका लिखेंगे 3-5 ना करो। क्या करो, हुंकार कर दो अपने लक्ष्य के लिए। हुंकार कैसे करो, बोले तीनों से मन वाणी कर्म, मन वाणी कर्म से तीनों से अपने लक्ष्य में लग जाओ, हुंकार भरो। और रसवंती के द्वंद्व गीत चारों ओर फैला दो। रसवंती के द्वंद्व गीत चारों ओर फैला दो मतलब चारों तरफ किताबें ही नजर आए युद्ध के लिए। तो दिमाग में रखिएगा रसवंती और द्वंद्व गीत 1940 में, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा कि रसवंती के द्वंद्व गीत चारों ओर फैला दो, चारों जीरो, है ना, ऐसे दिमाग में रखिएगा 1940 में। और क्या करो, जो कुरुक्षेत्र है, अब कुरुक्षेत्र देखिए, परीक्षा का कुरुक्षेत्र भी हो सकता है, जीवन में कुछ समस्याएं हैं उसका भी कुरुक्षेत्र हो सकता है, क्रिकेट आदि खेल का मैदान है तो वहाँ भी, राजनीति में कोई व्यक्ति है तो उनके लिए भी कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र सबके लिए है। तो कुरुक्षेत्र का मतलब क्या करना है, कुरुक्षेत्र में अगर आपको विजयी भव होना है तो भैया चौका छक्का का प्रबंध करो, चौका छक्का लगाओ, है ना। इन्हीं की तेजी के साथ अपने लक्ष्य का प्राप्त करना है तो चौका छक्का लगाना होगा, रन जोड़ना होगा। और रन का मतलब आप जान ही रहे हैं कि नंबर बढ़ाना, एक एक करके नंबर जोड़िए, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा कुरुक्षेत्र में क्या करना है, चौके छक्के लगाना है। चौका छक्का की बात आ जाएगी 4-6 मतलब 46। कुरुक्षेत्र में क्या, चौका छक्का लगाना है, ठीक है ना। जैसे आप कुरुक्षेत्र देखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा चौका छक्का, ठीक है ना। इसका प्रबंध करना है तो प्रबंध का है। चलिए, सामधेनी, है ना, तो बिल्कुल सामधेनी यहाँ पे दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। कौन, समाधान, बिल्कुल समाधान कितना, बोले समाधान तो भैया 47 प्रकार से ढूंढो। सामधेनी समाधान, सामधेनी को कर लीजिएगा समाधान कितने, बोले 47 प्रकार के समाधान ढूंढो, है ना। अगर किसी चीज़ का समाधान सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल एकदम 47 तरीके लगाइए, कहीं ना कहीं से ढूंढ करके उसको लाइए। तो समाधान 47 ढूंढो, समाधान 47, सा से समाधान मतलब सामधेनी 47, समाधान 47, ठीक है। अब रसस्मृति कितने, बोले 52 रसस्मृति हैं, है ना। तो जब आप परीक्षा या किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो 52 रसस्मृति हैं, रुकावटें हैं, है ना, 52 रुकावटें हैं। तो रसस्मृति रथ वाले कितने, बोले 52 लोग, है ना। उनको क्या करिए, उनको नीला कुसुम दीजिए, कितने, बोले 54 नीला कुसुम दे दीजिए, 54 नीला कुसुम करिए। अगर आप 52 की रुकावटें हैं तो 54 कुसुम, है ना, स्वीकार करके हंस करके नील कुसुम दे दीजिए, उनको 54 नील कुसुम दे दीजिए। यानी कि क्या करिए कि 52 रसमतियों को, है ना, 54 धोखा दीजिए, 54 प्रकार से उनको मात दीजिए, नील कुसुम दे करके उनको मात दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो रसमथी 52 हैं इनको क्या करेंगे आप, 54 नीले कुसुम दे करके क्या करेंगे, इनको मात दे देंगे, अर्थात जो भी मुसीबत रुकावट आदि है उसको दूर कर लेंगे। चलिए, अब दूसरा क्लू यहाँ पे लेना है। यहाँ पे आपने क्या देखा, रेणुका को क्या कहा गया कि 3-5 ना करो, हुंकार करो तीनों से, रसवंती द्वंद्व गीत चारों ओर फैला दो, कुरुक्षेत्र में चौके छक्के लगाओ, समाधान 47 ढूंढो, है ना। रसमती को क्या कर दो, रसमती जो 52 रसमती हैं उनको 54 नील कुसुम दे दो, ठीक है ना। रेणुका के लिए बात कही गई, हमारे आपके लिए बात कही गई, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर देखिए दिल्ली में एक घटना बताई जा रही है कि दिल्ली में क्या हुआ कि बोले 54 दिन से कौन, बोले उर्वशी क्या कर रही है, 61 माने एक सेठ, 61 भी कह सकते हैं, 60 माने दुष्ट के पास कौन, बोले उर्वशी, है ना। तो यह दिमाग में रख लीजिएगा, दिल्ली में 54 दिन से, दिल्ली फार 54 फार मतलब 1954 में, तो दिल्ली में 54 दिन से कौन, उर्वशी एक सेठ के यहाँ, 61 माने दुष्ट कर लीजिए या सेठ कर लीजिएगा, क्या कर रही, गीत गा रही है ना, भटक गई होगी वहाँ से नहीं आ रही है, ठीक है ना। और क्या कर रही है, परशुराम की प्रतीक्षा करते करते क्या हो गई है, बिल्कुल वो 63 हो गई है ना, 63 हो गई है ना, 63 हो गई है, तिरछी हम कहते हैं ना, तिरछी हो गई। और क्या हो गई, जिससे उसकी जो आत्मा है, आत्मा बिल्कुल हो गई है 64 को आप कर लीजिएगा, 65 हो गई है, ठीक है ना। आत्मा उसकी क्या हो गई, 65 हो गई। अब देखो भैया 65 हो गई तो क्या कर गई, वो हार गई। अब हार के क्या करती है, धूप और धुआं से, धुआं को छोड़ करके नीम के पत्ते के नीचे, नीम के पत्ते के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, पत्ता करिएगा, नीम का पेड़ है, पेड़ के नीचे, पेड़ में पत्ता है तो पत्ते के नीचे आ जाती है और इतिहास के आंसू रोती है। ऐसे दिमाग में रखिएगा कि दूसरी घटना क्या होती है, बताए, है ना, कि दिल्ली में, है ना, 54 दिन से कौन, उर्वशी 61 माने दुष्ट के
है ना, यहाँ गीत गा रही है। ठीक है ना। परशुराम की प्रतीक्षा करते करते क्या हो गई, बिल्कुल तिरसठ हो गई है, टेढ़ी हो गई है। उसकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल खोसट हो गई हैं। उसकी आत्मा की आत्मा खोसट हो गई है और हार करके धूप और धुआं से बच करके कहाँ पर, नीम के पत्ते के नीचे आ करके इतिहास के आंसू रो रही है, सोच रही है और इतिहास के आंसू रो रही है। तो ऐसे दिमाग में रखिएगा। कौन? बोले दिल्ली में उर्वशी क्या करती है, एक सेठ के यहाँ क्या ना, परशुराम की प्रतीक्षा करते करते तिरछी हो गई है। उसकी आत्मा बिल्कुल खोसट हो गई है, हार करके धूप और धुआं से हार के क्या कर रहे हैं, नीम के पत्ते के नीचे आकर के इतिहास के आंसू रो रही है। कौन? उर्वशी। कहाँ? दिल्ली में। तो दिमाग में इसे रख लीजिएगा। और धर रेणुका का आपने देख ही लिया है कि रेणुका 3-5 ना करो, है ना, तीनों से हुंकार करो और रसवंती द्वंद गीत 40 गाओ और कुर्सेत में चौका छक्का लगाओ, समाधान 47 ढूंढो और 52 सरस्वतियों को 54 नीलकुसुम दे दो। ठीक है। चलिए आगे थोड़ी सी बातें आप देखेंगे दिनकर जी के विषय में, मैथिली शरण गुप्त के, है ना। तो दिनकर को क्या किया गया, दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को क्या किया है कि महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी ये प्रश्न बन जाता है कि डिप्टी, है ना, महज डिप्टी राष्ट्र कवि स्वयं को किसने कहा है, तो दिनकर जी ने कहा है। किसके सामने? मैथिली शरण गुप्त के सामने। ठीक है। चलिए अब दिनकर की बात करें। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बेहतर दिनकर, है ना, दिनकर बेहतर थे इसलिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। और उर्वशी कब लिखी गई है? 61 के यहाँ, 1961 में लिखी गई है। 61 दुष्ट के यहाँ, है ना, जो कि गीत गा रही है, यानी कि गीत नाट्य है। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए दिनकर जी की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं। तो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों वाली क्लास हमने यूट्यूब पर पहले से लोड कर दी है, ट्रिकी तरीके से लोड की है, बहुत बेहतरीन तरीके से है। तो कवि और उनकी पंक्ति वाली क्लास जो कि कुल 14 भागों में है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्रयोगवाद और नई कविता। प्रयोगवाद नई कविता की बात करें तो प्रयोगवाद का आरंभ है 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अंगेज के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। ठीक है ना। अब देखिए बात करें तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले आरंभ यहीं से है। कब? 1943। कब से? 1943 से। किसके? आगे के क्या? तार सप्तक से माना जाता है। और सप्तक फार 7 कवि हैं। ठीक है। ये दिमाग में रख लीजिएगा। दूसरी बात बता रहे हैं कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। प्रयोगवादी रचनाएं निबंध शीर्षक निबंध में किया है। तो देखिए दुलार में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। जब बहुत दुलार होता है तो प्रयोग शब्द करते हैं। अपने बच्चे को, अपनी बिटिया को लाली कहते हैं, मुन्ना कहते हैं, गुड्डा कहते हैं, भोपू कहते हैं, तोपू कहते हैं, जो भी आप आता है ना। दुलार में ढेर सारे प्रयोग करते हैं। तो बस दिमाग में रखिएगा दुलार फार, है ना, नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या किया? प्रयोग किया। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। ठीक है ना। दिमाग में रखिएगा दुलार में। ठीक है। दुलार में ढेर सारे प्रयोग होते हैं। और देखिए नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। कैसे दिमाग में बैठा है? तो देखिए अगर आप किसी को दुलार देंगे बहुत ज़्यादा ना, तो दुलार में क्या हो जाता है, जो व्यक्ति है ना, आपका बच्चा है, बच्ची है, भाई बहन जो भी है, अगर आप बहुत दुलार देंगे तो बैठे ठाले का धंधा हो जाएगा उनके लिए। दुलार में व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है ना। तो ये एक क्लू बना लीजिएगा कि दुलार में क्या हुआ, बैठे ठाले का धंधा, है ना। अगर बहुत दुलार दे देंगे तो व्यक्ति बैठ जाएगा, ठाला हो जाएगा, धंधा कुछ नहीं करेगा। ऐसे दिमाग में रखना है। ठीक है। चलिए अब आगे की बात करें तो आगे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है जो निम्न है। एक है तार सप्तक। देखिए इसे दिमाग में हमेशा रखिएगा, ये तार सप्तक है। कभी भी अगर प्रथम तार सप्तक लिख कर आएगा तो प्रथम तार सप्तक आप नहीं लगाएंगे, बल्कि आपको हमेशा लगाना है तार सप्तक। ठीक है ना। पहला सप्तक था, इसके बाद दूसरा सप्तक है, फिर तीसरा सप्तक है, चौथा सप्तक है। लेकिन जो ये सप्तक है इसमें पहला प्रथम सप्तक नहीं है। ठीक है ना। केवल तार सप्तक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है ना। अब तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो देखिए 1943 में। ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा कि 43 ही क्यों हुआ, तो देखिए एक क्लू बनाना है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तार सप्तक फार 7 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और 4 और 3 को जोड़ लेंगे ना तो तुरंत आपको 7 मिल जाएगा। तो 4 3 कितने? बोले सर 7। तो सप्तक 7
7 कभी और 4 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। यानी कि पहला सप्तक जो है कितना, बोले पहला सप्तक 43 में। सप्तक कितने, बोले सर सप्तक तो 43 है ना, यानी 43 सप्ताह दिमाग में रखिएगा। सप्ताह कितने, बोले 43 सप्ताह, यानी कि पहला सप्तक जो है तार सप्तक है 1943 में हुआ। दूसरे सप्तक की बात करते हैं तो दूसरा सप्तक 1951 में। कैसे दिमाग में रखें, जो सप्तक आपका है यानी कि 43 में 8 जैसे जोड़ेंगे तुरंत दूसरा सप्तक आ जाएगा। दूसरा सप्तक 8, दूसरे सप्तक में पहले में 8 जोड़ेंगे दूसरा सप्तक आ गया 1951, दूसरे सप्ताह 51, दूसरे सप्ताह में क्या हुआ, अब इसको हम लोग कहेंगे सप्ताह। पहले सप्ताह में कितने, बोले सर 43 रहे। दूसरे सप्ताह में जो टेस्ट हुआ उसमें कितने, बोले 51 नंबर आए। तीसरे सप्ताह यानी कि तीसरे सप्ताह में क्या हुआ, बोले सर तीसरे सप्ताह में 8 नंबर और बढ़ गए, यानी कि 59 अंक हो गए। तीसरे सप्ताह में टेस्ट जो हुआ उसमें कितना हो गया, 59 हो गया। और चौथे सप्ताह यानी कि चौथे सप्ताह में जो टेस्ट हुआ उसमें 20 नंबर बढ़ा तो कितना हो गया, 79 हो गया। इन सभी सप्तक को कैसे आसानी से याद करें, तो इसका एक क्लू बनाइएगा। अब सप्तक को आप सप्ताह कर लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि प्रथम सप्ताह में जब टेस्ट होता है तो पहले टेस्ट में आपको 43 अंक मिला। दूसरे सप्ताह में जब टेस्ट हुआ तो उसमें 8 अंक और प्लस हो गए, आपको 51 अंक मिल गया। तीसरे सप्ताह में जब टेस्ट होता है तो दूसरे सप्ताह वाले टेस्ट से 8 अंक और अधिक मिलते हैं, 8 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 59 अंक मिल गया। और चौथे सप्ताह में जब टेस्ट होता है तो उसमें 20 अंक प्लस कर लीजिए तीसरे वाले में, यानी कि 79 अंक मिला है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि पहला टेस्ट में 43, दूसरे टेस्ट में 51 अंक मिले, तीसरे टेस्ट में जो सप्ताह हुआ तीसरे सप्ताह में टेस्ट हुआ उसमें 59 अंक मिल गया, और चौथे सप्ताह में जो टेस्ट होता है उसमें सीधा 79 अंक मिलता है। ऐसे दिमाग में रखेंगे, यानी कि व्यवहारिक जीवन से इसको जोड़ देंगे तो आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा और गलती होने की संभावना कभी नहीं रहेगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। आगे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषक कहा है, तो ठीक है ना। अब अज्ञेय व्यक्ति क्या करेगा, जो व्यक्ति अज्ञेय है वो क्या करेगा, वो राहों का अन्वेषी होगा, राहों का अन्वेषण करेगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता है तो उसका रास्ता खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे, तो राहों का अन्वेषक कौन होता है, बोले राहों का अन्वेषक वही होता है जो अज्ञेय होता है। जो नहीं जानेगा वो क्या करता है, सैकड़ों रास्ते खोजता है कि कैसे सिलेक्शन लें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन से ट्रिक प्रयोग में लाएँ, किस चैनल को सब्सक्राइब करें, कौन सी कोचिंग जाके ले लें। ढेर सारे राहों का अन्वेषी वही होता है जो अज्ञेय होता है, जो कुछ जानता नहीं है। दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अज्ञेय जी द्वारा तार सप्तक की भूमिका में कुछ बातें लिखी गई हैं जिसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या कहा है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है और हम वादी नहीं रहे, नहीं है ना, प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, क्या बात यही है, अज्ञेय है। क्या अज्ञेय है, कोई वाद हो या ना हो अज्ञेय है, ठीक है ना। और साध्य है या नहीं है अज्ञेय है, कोई वाद अज्ञेय है, ठीक है ना। तो दिमाग में सार्थक है या निरर्थक है, ये भी अज्ञेय है। तो जहाँ पे देखिएगा सार्थक निरर्थक की बात आ जाएगी, वाद है वाद नहीं है ऐसी बातें आ जाएंगी, तो तुरंत आप दिमाग में रख लीजिएगा कि ये सब तो अज्ञेय है। यानी कि अज्ञेय जी ने क्या किया है, दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है, ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं कि दूसरा कथन इन्होंने बताया है कि प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, और दूसरा वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधन को जानने का भी साधन है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि दूसरी बात बता रहे हैं कि अपने आप में इष्ट नहीं है, साधन का दोहरा साधन। तो भैया दोहरा साधन, साधन और दोहरा साधन अज्ञेय है, शासन और दोहरा साधन अज्ञेय है। और क्या है, सत्य को जानने का साधन, ये भी अज्ञेय है, ठीक है ना। उसके साधन को जानने का साधन अज्ञेय है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि दोहरा साधन, साधन की बात करें, साधन दोहरा साधन अज्ञेय है, और साधन क्रिया और उसके साधन अज्ञेय है। यानी कि ये सब बातें अगर कहीं किसी पंक्ति में मिल जाए तो आप तुरंत अज्ञेय ट्रिक लगा लीजिएगा और दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, प्राय परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है तार सप्तक को लेकर के। तो जो चारों तार सप्तक हैं
खास तौर से चारों तार सप्तक के कवियों को तो हमें याद ही होना चाहिए, ठीक है ना। बात करें तार सप्तक 1943 में, संकलित कवियों का कालक्रम के अनुसार विवरण इस प्रकार से है और हम लोग इसी कालक्रम के अनुसार ही याद करेंगे। तार सप्तक की बात करें तो इसे हम लोग क्लू बना रहे हैं कि प्रथम सप्ताह में, पहले सप्ताह में क्या हुआ, है ना, एक घटना हो जाती है। कौन सी घटना होती है, उसी घटना को हम स्ट्रिक में ले लेंगे और आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पहले कवि हैं आगे, 1911 में जन्म होता है, 1987 में इनका देहांत हुआ, देवरिया में जन्म है। रामविलास शर्मा की बात करें 1912 में जन्म है, पूरे 2000 में इनकी मृत्यु हुई है और उन्नाव जन्म स्थान है। गजानन माधव मुक्त बोध की बात करें 1917 में इनका जन्म हुआ, 1964 में इनकी मृत्यु हुई है, ग्वालियर इनका जन्म स्थान है। प्रभाकर माचवे जिन्हें बलवंत उपनाम से भी जाना जाता है, 1917 में जन्म हुआ, 1991 में इनका देहांत हुआ, ग्वालियर इनका जन्म स्थान है। नेमचंद्र जैन की बात करें तो 1918 में जन्म हुआ है, आगरा में। गिरिजा कुमार माथुर 1918 में जन्म हुआ, 1994 में इनका देहांत हुआ, मध्य प्रदेश इनकी जन्म भूमि है, ठीक है। भारत भूषण अग्रवाल की बात करें 1919 में जन्म होता है, 1975 में इनका देहांत हुआ और मथुरा में इनका जन्म स्थान है। अब इन सभी तार सप्तक के कवियों को कैसे आसानी से याद किया जाए, तो इसके लिए हम लोग एक क्लू बनाएंगे और क्लू कुछ इस प्रकार से है। तार सप्तक को हम लोग कर लेंगे सप्ताह, यानी कि प्रथम सप्ताह में क्या होता है, एक घटना होती है और उसी घटना से आप तार सप्तक के सभी कवियों को आसानी से याद कर लेंगे। घटना क्या है, कह रहे हैं कि अरे क्या हो गया, अरे प्रभा गज ने क्या किया, गज ने किसको गिरा दिया, किसको, भारत को। बस दिमाग में ही रख लीजिएगा कि अरे आ फार आगे, रे फार रामविलास शर्मा, अरे प्रभा की बात करें तो प्रभाकर माजवे, गज फार गजानन माधव मुक्ति बोध, क्योंकि गजानन माधव मुक्ति बोध और प्रभाकर माचवे दोनों का जो जन्म अगर देखा जाए तो 1917 में है, ठीक है ना। तो अरे प्रभा गज ने अरे आ फार आगे, रा फार रामविलास शर्मा, प्रभा फार प्रभाकर माचवे, गज फार गजानन माधव मुक्ति बोध, ने फार नेमचंद जैन, गज ने गिरा दिया, गिरा मतलब गिरिजा कुमार माथुर, किसको, भारत को, भारत मतलब भारत भूषण, ठीक है। दिमाग में ऐसे रखना होगा और ये ट्रिक दिमाग में अगर रहेगी तो आप प्रश्न वहाँ पे बना लेंगे, ठीक है ना। ये पूछता है कि कौन सा एक कवि तार सप्तक में है, तो तार सप्तक की दिमाग तुरंत रख लीजिएगा कि पहले सप्ताह में घटना होती है, अरे प्रभा गज ने गिरा दिया भारत को, अरे प्रभा गज ने गिरा दिया भारत को, दिमाग में रखेंगे आसानी से बन जाएगा, है ना। तो पहले सप्ताह की घटना यही है कि पहले सप्ताह क्या हो जाता है कि अरे प्रभा गज ने गिरा दिया भारत को। आगे देखिए दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, इसमें संकलित कवियों का कालक्रम अनुसार विवरण निम्नलिखित है। बात करें कवियों की तो पहले कवि आप देख पा रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह और इनका जन्म हुआ 1911 ईस्वी में, मृत्यु 1993 ईस्वी में, देहरादून इनका जन्म स्थान है। दूसरे कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, 1913 में इनका जन्म हुआ, 1985 में इनकी मृत्यु हुई है होशंगाबाद में। तीसरे कवि हैं शकुंत माथुर, 1922 में जन्म हुआ, दिल्ली में इनका जन्म स्थान है। तो शकुंत को कहीं कहीं शकुंतला माथुर भी मिलता है, लेकिन सही यही शकुंत ही है, इसे दिमाग में रखिएगा। आगे हैं हरिनारायण घनश्याम व्यास, इनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ और मध्य प्रदेश जन्म स्थान है। नरेश मेहता की बात करें तो जन्म 1924 में गुजरात में। धर्मवीर भारती 1926 में जन्म हुआ, 1997 में देहांत हुआ और जन्म स्थान इलाहाबाद। रघुवीर सहाय 1929 में जन्म, 1990 में इनकी मृत्यु हुई और लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखें कि दूसरे सप्ताह के कवि आसानी से बैठ जाएं। तो दिमाग में रखना है क्या कि दूसरे सप्ताह में क्या हुआ, बताए सर दूसरे सप्ताह में भी एक घटना होती है और घटना क्या है, तो दिमाग में रखिएगा दूसरे सप्ताह, है ना। और दूसरा सप्ताह क्या होता है, 51, दिमाग में रखिएगा 1951 में 51 अंक मिलते हैं दूसरे सप्ताह वाले टेस्ट में, ठीक है ना। क्या होती है दूसरे सप्ताह में घटना होती है, क्या घटना होती है, बता रहे हैं कि शमशेर भवानी, दिमाग में रखिएगा। शमशेर भवानी क्या करते हैं, सहन करते हैं, सहन कर जाते हैं, किसको, धर्मवीर और रघुवीर को सहन कर लेते हैं, है ना। इन्हीं की क्या हुआ कि धर्मवीर और रघुवीर क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, लेकिन फिर भी कौन, शमशेर भवानी क्या कर जाते हैं, सहन कर जाते हैं। शमशेर भवानी सहन कर जाते हैं, क्या सहन कर जाते हैं, धर्मवीर और रघुवीर को। तो दिमाग में रखिएगा। इन्हें कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो इसका एक क्लू बनाया गया है। क्लू क्या है कि दूसरे सप्ताह क्या होता है, बोले सर दूसरे सप्ताह में
है ना। आप जानते हैं कि 51 अंक मिला है। तो दूसरे सप्ताह में क्या किया कि सहन किया। कौन? बोले शमशेर भवानी ने क्या किया? सहन कर लिया। किसको? धर्मवीर और रघुवीर की गलती को क्या कर दिया? सहन कर दिया। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि मतलब दूसरे सप्ताह में क्या हुआ कि धर्मवीर और रघुवीर कोई गलती किए होंगे। एक क्लू बनाइएगा, जिसको क्या करते हैं? शमशेर भवानी क्या करते हैं? सहन कर लेते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि दूसरे सप्ताह में शमशेर भवानी ने सहन कर लिया धर्मवीर और रघुवीर को। ठीक है ना। तो शमशेर की बात आ जाए, शमशेर बहादुर सिंह। भवानी प्रसाद मिश्र। तो शमशेर बहादुर ने सहन। सा फार शकुंत माथुर। हा फार हरिनारायण घनश्याम व्यास। ना फार नरेश मेहता। किसको? धर्मवीर माने धर्मवीर भारती को, और रघुवीर मतलब रघुवीर सहाय। तो ये दिमाग में रखिएगा कि दूसरे सप्ताह में कौन? शमशेर भवानी ने किसको सहन किया? किसको? धर्मवीर और रघुवीर को। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि दूसरे सप्ताह में शमशेर भवानी ने सहन किया धर्मवीर और रघुवीर को। ठीक है, ऐसे दिमाग में रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। आगे है तीसरा सप्तक, और बात करें तीसरा सप्तक की तो तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में होता है। अब 1959 दूसरे में आप 8 जोड़ देंगे तो आपको तीसरा सप्तक मिल जाएगा। और आपको कितना मिला था तीसरे सप्ताह में? 59 अंक मिले थे। इसे भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना। तो तीसरा सप्तक कब? 1959 में। अब इसमें संकलित कवियों का जो कालक्रम अनुसार विवरण निम्नवत है। ठीक है। कौन? पहले कवि हैं प्रयागनारायण त्रिपाठी, 1919 में इनका जन्म हुआ रायबरेली में। दूसरे हैं मदन बादशायन, 1922 में जन्म हुआ। विजय देव नारायण शाही 1924 में, और मृत्यु इनकी 1982 में हुई। कुंवर नारायण की बात करें तो जन्म 1927 में हुआ है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें तो जन्म 1927 में, मृत्यु 1983 में बस्ती में होती है। और केदारनाथ सिंह का जन्म 1932 में हुआ। कीर्ति चौधरी की बात करें तो जन्म 1935 में, और जन्मस्थान इनका है उन्नाव में। अब तीसरे सप्तक के सभी कवियों को कैसे दिमाग में रखें, तो एक क्लू बनाइए। अब क्लू क्या है बताएं सर? तीसरे सप्ताह में क्या होता है? बोले तीसरे सप्ताह में भी एक घटना होती है। और कौन सी घटना है? बोले तीसरे सप्ताह में प्रयाग में क्या हो गया? विजय कुंवर सर्वेश के क्या हो गया? कीर्ति हो गई। यानी कि विजय कुंवर सर्वेश की जो कीर्ति है वो फैल गई। कहाँ? प्रयाग में। बस यही मोटा मोटा क्लू बनाइएगा कि तीसरे सप्ताह में क्या हुआ। तीसरे में क्या हुआ? प्रयाग में। प्रयाग फार प्रयाग नारायण त्रिपाठी। में फार मदन बादशायन। तो प्रयाग में क्या होता है? विजय कुंवर की। विजय फार विजय देव नारायण शाही। कुंवर फार कुंवर नारायण। तो विजय कुंवर। सर्वेश फार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। के साय केदारनाथ सिंह। और कीर्ति होती है, कीर्ति फैलती है तो कीर्ति चौधरी। बस दिमाग में ही रख लीजिएगा कि तीसरे सप्तक के कवियों को याद करने के लिए आप दिमाग में रखिएगा कि तीसरे सप्ताह में क्या होता है? एक घटना होती है। कहाँ? बोले प्रयाग में। तो प्रयाग में क्या हुआ? विजय कुंवर सर्वेश के कीर्ति जो है फैल गई। बस ऐसे दिमाग में रख लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चौथा सप्तक। और बात करें चौथे सप्तक का तो टाइम इसका है 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठीक है ना। आपने देखा था, क्या देखा था? तीसरे में 20 जोड़ेंगे तो चौथा सप्तक आपको मिल जाएगा। यानी कि चौथे सप्ताह में जो टेस्ट हुआ था उसमें कितने? 79 अंक आए थे। दिमाग में रखिएगा। ठीक है। चौथे सप्तक के कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर। चौथे सप्तक के कवियों को कैसे दिमाग में रखा जाए तो इसका एक क्लू बना लीजिएगा। और क्लू क्या है? क्लू यही है कि एस आर नास कैसे दिमाग में रखा जाए। ठीक है ना। एस आर नास, एस आर नास। अब देखिए 2 बार एस आर इसके बाद यानी एस है, नास है। पहला एस फार श्रीराम वर्मा। दूसरा आर फार हो गया राजेंद्र किशोर। तो श्रीराम वर्मा राजेंद्र किशोर, श्रीराम राजेंद्र को यहाँ पे लीजिए। दूसरा एस फार किसको लेंगे? एस फार ले लीजिए इसको, सुमन। और आर फार किसको लेंगे? दूसरा आर फार ले लीजिए राम कुमार को। एस आर सुमन राम कुमार, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। और एन फार नंद किशोर, ए फार अवधेश, एस फार स्वदेश। ठीक है ना। नंद संग अवधेश दिमाग में रखिएगा। नंद संग अवधेश क्या करते हैं? स्वदेश रहते हैं। ये दिमाग में रख लीजिएगा।
तो अब मोटा मोटा क्लू आपका यही बन गया कि क्या चौथे सप्ताह में क्या होता है। बोले चौथे सप्ताह में सबसे पहले कौन आते हैं, एसआर आते हैं। एसआर मतलब बताए सर कि श्री राम वर्मा और उनके साथ में राजेंद्र किशोर आते हैं चौथे सप्ताह में। चौथे सप्ताह में कौन, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर आए। फिर क्या हुआ, इन्हीं के साथ में दूसरे में कौन आते हैं, राम कुमार आते हैं। किसके साथ, बोले राम कुमार सुमन के साथ आते हैं, सुमन राजे। श्री राम वर्मा किसके साथ आए, राजेंद्र किशोर के साथ आए। और राम कुमार के साथ, राम कुमार कुंभज के साथ कौन आई, सुमन आई हैं। तो 4 आपको मिल गए। और नंद संग बोले नंद के संग कौन आते हैं, बोले नंद संग अवधेश। कहाँ पे आते हैं, बोले आए स्वदेश। दिमाग में रखिएगा कि नंद मार नंद किशोर, नंद फार नंद किशोर, अवधेश फार अवधेश कुमार, कौन, स्वदेश फार स्वदेश भारती। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि चौथे सप्ताह में क्या घटना घटती है। चौथे सप्ताह में स्वदेश आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कौन, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर आते हैं। श्री राम वर्मा राजेंद्र किशोर एक साथ आते हैं। और उधर सुमन और राम कुमार कुंभज एक साथ आते हैं। सुमन राम कुमार एक साथ आते हैं। और नंद संग नंद किशोर संग अवधेश कहाँ पे आते हैं, स्वदेश आते हैं। स्वदेश माने अपने देश में आते हैं। तो दिमाग में ही रख लीजिएगा क्या हो रखिएगा, यस आर और नास, ठीक है ना। यस फार श्री राम राजेंद्र को जोड़िएगा, श्री राम वर्मा राजेंद्र किशोर। और दूसरा यस सुमन राज राम कुमार कुंभज। और एन ए यस नास माने नंद, और ए फार अवधेश, यस फार स्वदेश। नंद संग कौन, अवधेश। कहाँ आए, बोले स्वदेश आए। तो इस प्रकार से आप इन्हें दिमाग में रख सकते हैं। अब चारों सप्तकों को आपने कैसे कैसे देखा। पहले सप्तक में क्या हुआ, बोले पहले सप्ताह में तो यही हुआ कि अरे प्रभा गज ने गिरा दिया भारत को। दूसरे सप्ताह में कौन सी घटना हो गई, दूसरे सप्ताह में क्या हो गया, किसने, बोले शमशेर भवानी ने क्या किया, सहन कर लिया। किसको सहन कर लिया, बोले धर्मवीर और रघुवीर को। धर्मवीर और रघुवीर को क्या किया, सहन कर लिया। किसने सहन किया, तो आपने देखा था कौन, शमशेर भवानी ने सहन किया। किसको, धर्मवीर और रघुवीर को। तीसरे सप्ताह में कौन सी घटना हुई, बोले सिर्फ तीसरे सप्ताह में घटना होती है क्या, कि प्रयाग में। प्रयाग में क्या हुआ, बोले सर प्रयाग में किसकी, बोले प्रयाग में विजय कुंवर सर्वेश के कीर्ति हुई। विजय कुंवर सर्वेश के कीर्ति हुई। तो दिमाग में रख लीजिएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि चौथे सप्ताह में क्या हो जाता है, विजय कुंवर सर्वेश के यहाँ कीर्ति होती है ना, कीर्तन होता है। दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। जैसे भी दिमाग में आ जाए कि चौथे सप्ताह क्या होता है, प्रयाग में विजय कुंवर सर्वेश के यहाँ कीर्तन होता है, कीर्ति होती है, दिमाग में रख लीजिएगा। और चौथे सप्ताह में क्या होता है, चौथे सप्ताह में स्वदेश आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, ठीक है ना। श्री राम राजेंद्र के साथ आते हैं, कौन, सुमन राम कुमार कुंभज के साथ आती हैं। नंद संग अवधेश आते हैं, तो नंद अवधेश, नंद किशोर अवधेश स्वदेश आते हैं। दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बता रहे हैं कि प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का जो श्रेय है सबसे पहले सच्चिदानंद हिरण्यवासन अगेय को दिया जाता है। ये भी दिमाग में रखिएगा कि श्रेय किसको है, अगेय जी को है, ठीक है। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषक की व्याकुलता है ना, व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। और एक का भी एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि राम विलास कोई व्यक्ति अगर विलास करेगा ना, तो बाद में उससे क्या उत्पन्न होगा, अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा सब क्या हो जाएगी, उत्पन्न होगी। दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि जब बहुत विलासी बन जाएगा कोई व्यक्ति ना, तो प्रयोगवाद करने से क्या हो जाएगा, शंका, घुटन आदि, ठीक है। आगे प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हम लोग देखेंगे। प्रवृत्तियों की बात करें तो पहली प्रवृत्तियां हैं कि अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यानी कि प्रयोगवाद में क्या आपको देखने को मिलेगा, अहमवादी प्रवृत्ति की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है कि यथार्थवाद का आग्रह आपको प्रयोगवाद में मिलेगा। तीसरी विशेषता बता रहे हैं कि निराशावाद, यानी कि निराशा आपको दिखाई देगी। और चौथी प्रवृत्तियां हैं कि बौद्धिकता का प्राधान्य होगा, यानी कि बौद्धिकता इसमें दिखाई देगी। और उपमानों की नवीनता, नए नए उपमान आपको कहाँ पर, प्रयोगवाद में दिखाई देंगे। और साधारण विषयों का निरूपण, यानी कि साधारण से साधारण विषयों का भी निरूपण आपको प्रयोगवाद में दिखाई देगा। और भाषा का प्रयोग भी आपको प्रयोगवाद में दिखाई देगा। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रयोगवाद में अहमवादी प्रवृत्ति की प्रधानता है, यथार्थ का आग्रह किया गया है, निराशा आपको दिखाई देगी,
बौद्धिकता का प्रधान मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रयोगवाद है। और उपमान की नवीनता आएगी, क्योंकि प्रयोग है, प्रयोग में नए नए उपमान दिए ही जाते हैं। ठीक है ना। साधारण विषयों का भी निरूपण किया जाता है प्रयोगवाद में, और भाषा का प्रयोग प्रयोगवाद में किया जाएगा। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अब प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। अब प्रयोगवाद कौन? बोले फ्रायड व्यक्ति भी प्रयोग करता है, दिमाग में रख लीजिएगा। प्रभावित है तो प्रयोग से प्रभावित कौन है? बोले फ्रायड व्यक्ति, यानी कि फ्रायड दर्शन से प्रभावित है। ठीक है। चलिए अब प्रयोगवाद की बात करें तो इसके संदर्भ में कुछ विद्वानों के कथन हैं। प्रयोगवाद क्या है? शैलीगत विद्रोह है। किसने कहा? नागेंद्र ने। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रयोगवाद को विद्रोह किसने? बोले नागेंद्र ने। प्रयोग विद्रोह नागेंद्र, प्रयोग विद्रोह नरेंद्र। दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दामेरा है, यहाँ पे दामेरा है, तो मिला दीजिएगा। प्रयोग का विद्रोह शैलीगत विद्रोह नागेंद्र। ठीक है ना। आगे है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। तो प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान केसरी कुमार। दिमाग में रख लीजिएगा कि दृष्टिकोण का अनुसंधान कौन करता है? केसरी कुमार। अनुसंधान दृष्टिकोण अनुसंधान केसरी कुमार। ठीक है ना। आगे है प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण। तो कलात्मक अनुभव का क्षण रघुवीर कराते हैं। तो दिमाग में रखिएगा कि कलात्मक अनुभव का क्षण तो रघुवीर ही करा सकते हैं। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। तो दिमाग में रख लीजिएगा क्या कि जैसे हित है ना, हित जैसे क्रांति कौन? रामस्वरूप। प्रक्रिया काम रामस्वरूप, वैसी रचना राम, है ना। यानी कि हित में प्रयोग वैसी रचना, ये हित वाली बात कौन कर सकता है ना? क्रांति वाली, हित वाली, प्रक्रिया वाली बात तो रामस्वरूप कर सकते हैं। कि इनका जिनका स्वरूप राम जैसा होगा वही क्या करेंगे? उनकी जैसी क्रांति होगी वैसी उनकी प्रक्रिया होगी, वैसी उनकी रचना होगी और सबके हित में होगी। तो सबका हित कौन कर सकता है? जो राम स्वरूप वाला होगा। ठीक है ना। और किसमें? प्रयोगवाद में। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रयोगवाद में विद्रोह नागेंद्र कर सकते हैं, प्रयोगवाद में दृष्टिकोण का अनुसंधान केसरी कर सकते हैं, प्रयोगवाद में कलात्मक अनुभव रघुवीर सहाय ले सकते हैं, और प्रयोगवाद में हित जैसी क्रांति की बात कौन कर सकता है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी कर सकते हैं। ऐसे दिमाग में रख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।